नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमान संभाल ली है। मंत्रियों और पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी के साथ ही सीएम योगी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दावा किया कि सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही मंत्री ने खास बातचीत के दौरान अयोध्या रेप केस और हर घर तिरंगा अभियान पर भी प्रतिक्रिया दी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उस पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव का जो हारी हुई सीटें उसके दर्द को भुलाकर अब आने वाली सीटों को लेकर अब जो विधानसभा सीटें उस पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने आ रही है, जिसको लेकर कल एक बड़ी बैठक भी हुई थी और ये माना जा रहा है कि बहुत ही मजबूती के साथ ये बैठक हुई। उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे साथ मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति जी। सर, किस तरह से 10 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग जरूर नजर आ रहा है? कोई चैलेंज नहीं है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। संगठन और सरकार मिलकर के चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और निरंतर हम लोगों की बैठकें हो रही है। पूरी तैयारी हम लोगों की चल रही है, तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग जाएंगे। कल की बैठक को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है और कोर कमेटी की भी बैठक हुई थी, तमाम किस तरह के निर्देश? हाँ, निश्चित रूप से पहले भी हमारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और कल भी वरिष्ठों को 2 विधानसभा और अलग से दी गई है। तो ये मैं कह सकता हूँ पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं और निरंतर संगठन और सरकार मिल करके हम लोग चुनाव में जाएंगे। 27 का चुनाव है, इसमें अल्पसंख्यक हो चाहे वो उपचुनाव हो, उसमें अल्पसंख्यक हो पिछड़ा वर्ग हो, सबको साधने की कोशिश करिए। एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि अब डरने की जरूरत नहीं है और डटकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नेता जवाब दें विपक्ष को। निश्चित रूप से सरकार के केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। 10 साल हुए हैं, तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है और 7 साल से ज़्यादा का कार्यकाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। दोनों ही सरकारों की योजनाएं इतनी लोगों को तक पहुंची हैं, तो इसलिए सभी शीर्ष नेतृत्व का हम लोगों के साथ ये कहना होता है कि हम डरने की वास्तविकता में कह सकता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास काम इतने हुए हैं, जनता के लिए काम हमने इतने किए हैं, उनको जनता तक पहुँचाना और जनता को उनको कार्यकर्ताओं के माध्यम से भरोसा हमें है कि जिस तरह से केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और जनहित के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार निर्णय लेने में कभी देर नहीं होती, उस तरह से हमें उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी। हर घर तिरंगा अभियान की अब शुरुआत होने जा रही है। होमगार्ड विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग आपके पास है, किस तरह से अब इस प्रचार को आगे बढ़ाएंगे? हम विभाग हमारी पूरी तैयारी देखिए। हम तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है और हम सब लोग मिलकर के इसे आगे बढ़ाएंगे। और विभाग ही नहीं, हम विभाग से अलग हटके भी सामाजिक दृष्टि से भी इस काम को करेंगे। एक अयोध्या में बेटी के साथ दुराचार हुआ, तो क्या मानते हैं उस पर राजनीति लगातार बढ़ती चली जा रही है? देखिए, अमानवीय है, घटना बहुत दर्दनाक है और जिस तरह से बेटियां सबकी हैं और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं कि अपराधी के बचाव की मुद्रा में ना करके और बेटी के साथ खड़े होना चाहिए, उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो बेटी के परिवार के साथ और बेटी के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम लोग पूरी तरह से उसके साथ खड़े हैं। हमारे मंत्रियों का समूह भी गया है उनसे मिलकर के और पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अयोध्या हैं, तो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान भी लिया है। इस तरह की घटनाओं में कभी मुख्यमंत्री जी पीछे नहीं रहते, तुरंत संज्ञान लेते हैं और स्वयं संज्ञान लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो बचाव की मुद्रा में मामला तुर्क पट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां इब्राहिम अंसारी नाम का युवक पहले युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और फिर उससे प्रेम विवाह करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू युवती को मुस्लिम नाम रखने पर और उससे नमाज पढ़ने, रोजा रखने पर विवश कर दिया। तंग आकर युवती ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही युवती की तहरीर पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। थाने में सर धर्म परिवर्तन का मामला आया है, क्या है? जनपद कुशीनगर के थाना तुर्कपट्टी पे एक धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया था। इसमें महिला के तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत करवाते हुए तत्काल इसमें शामिल जो अभियुक्त है इब्राहिम अंसारी, इसकी गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ इसको जेल भेजा जा रहा है
और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें, जो कि जिसने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की है, उसको 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत। 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में 3 जगह पर बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद मंडी से सांसद कंगना रनौत आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची। इस दौरान प्रदेश सरकार को लेकर दिए गए उनके बयान पर प्रदेश में राजनीतिक बवाल मच गया। देखिए, अभी आपदा जो आई है वो निश्चित तौर पे कुल्लू जिला में और रामपुर का कुछ एरिया था। समेज में जो कुछ हुआ बहुत दुखद घटना हुई। एक रात के अंदर काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई। चाहे बागी पुल की बात करें, समेज में पूरा गांव बह गया, पूरे परिवार के परिवार ख़त्म हो गए। और मंडी में भी घटना हुई। ये बहुत दुखद था कि जिस तरह से लोगों ने अपने परिजन खोए, और आप समझें कि 2 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। उनके घर की बात करें, खेतों की बात करें, और नुकसान जहां सरकारी संपत्तियों को भी काफ़ी हुआ। अब वहाँ के जो एमपी हैं उनका पहले बयान आता है कि मुझे मना किया गया कि मैं अपने उस इलाके में ना जाऊं। अगर वो सही था, उन्होंने वो बयान दिया था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के बीच ऐसे समय में खड़ा होना चाहिए, वो इस तरह की बात करें कि मुझे वहाँ जाने के लिए मना किया गया है। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये जो उनका स्टेटमेंट था। और दूसरी बात मैं कहूँ कि जहाँ तक कंगना रनौत जी की बात है, उनके जो बयान होते हैं पिछले दिनों से, चाहे वो पार्लियामेंट के दौरान हो या अभी हो, इससे पहले हो, मैं समझता हूँ लोग अब उनको गंभीरता से नहीं लेते। उसका कारण है उनको समझना पड़ेगा कि वो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है और एक एमपी है हिमाचल प्रदेश से, जिम्मेवारी के साथ जो भी स्टेटमेंट दे, जो भी बोले, वो जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहिए। अब उन्होंने ये बात करके कि 1800 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रही हैं, हमने अभी बात ही नहीं की कि हमने तो ये कहा कि अभी लोगों की, हमारी सरकार की सबसे पहले जो प्राथमिकता है लोगों को राहत देने की है। अभी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, अब वो जिंदा होने के चांसेस लोगों के बहुत कम हो रहे हैं। डेड बॉडीज़ को खोजना है, लोगों को राहत देना है, उनको खाने पीने का, उनका ठहरने का इंतज़ाम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इन इलाकों में दौरा करके आए हैं और पूरा प्रशासन, हर तरह से ये कोशिश हो रही है कि लोगों को मदद मिले। और इस वक्त हम जो है राजनीतिक भावना से इस काम को नहीं कर रहे हैं, ये प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। घुमारवीं में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। बीजेपी सरकार में जिला बिलासपुर के घुमारवीं सिविल अस्पताल में रखे गए 12 सिक्योरिटी गार्ड में से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 8 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी रोजी रोटी छीन ली है। नौकरी से बाहर किए गए लोगों को परिवार का पालन पोषण करना अब मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने सवाल दागा कि क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार, इसका असली चेहरा फिर एक बार सामने आया है। यहाँ स्थानीय सिविल हॉस्पिटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय जो सिक्योरिटी यहाँ लगाई गई थी, कांग्रेस की सरकार आने के बाद उस सिक्योरिटी के लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। 12 लोग यहाँ पहले अपॉइंट हुए थे, उसके 12 में से 8 लोगों को इस सरकार ने बाहर का रास्ता बिना किसी कारण बताए जो है दिखा दिया है, और इन 8 लोगों को आज सड़क पर आने को मजबूर कर दिया है। ये इस सरकार का जो है व्यवस्था परिवर्तन का असली रूप है। और जो 4 लोग यहाँ रखे गए हैं पुरानों में से, उनमें जिनकी कंप्लेंट्स थी उनको नहीं हटाया गया, बल्कि जिन्होंने अच्छा काम कर रहे थे और उन्हीं लोगों को हटाया गया। और साथ में उनकी जगह जो नए आदमी रखे गए सिक्योरिटी में, वो केवल राजनीतिक आधार पर उनको तैनात किया गया। और परिवार के सदस्यों को, स्थानीय जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनके निजी जो परिवार है, उस परिवार में से ही
लोगों को तैनात कर दिया, जो बहुत बड़ा एक मजाक यहाँ के युवाओं के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और इन युवाओं को फिर से नौकरी पर वहाँ रखा जाए, सिक्योरिटी की जगह उनको तैनात किया जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक आदमी को हटाकर दूसरा आदमी वहाँ लगाना और एक को सड़क पर ले जाना। सरकार को चाहिए था कि अगर उनको नए लोग भर्ती करने थे तो एडिशनल वहाँ भर्ती करने का कोई रास्ता निकालते, तब तो जो रोजगार लोगों को मिला था उसका एक अच्छा लाभ लोगों को, युवाओं को। सीएम धामी ने मंगलवार को रुद्रप्रयाग में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर बारिश से प्रभावित केदारनाथ यात्रा मार्ग पर राहत एवं बचाव अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं बुधवार से फिर से शुरू होंगी और तीर्थयात्रियों को किराए में 25% की छूट भी मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को घोषणा की कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं बुधवार से फिर से शुरू होंगी और तीर्थ यात्रियों को किराए में 25% की छूट मिलेगी। धामी ने मंगलवार को रुद्रप्रयाग में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर बारिश से प्रभावित केदारनाथ यात्रा मार्ग पर राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा, नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। भूस्खलन के कारण 29 स्थानों पर मार्ग टूट गया। दूरसंचार लाइन बाधित होने के अलावा पानी और बिजली आपूर्ति लाइनें भी प्रभावित हुई है। तीर्थ यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाना चाहिए और नए हेलीपैड भी बनाए जाने चाहिए, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुजारी समुदाय और जन प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों ने बड़ी संख्या में लोगों को बचाने में मदद की है। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफी बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है, राहत पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी लगातार इस पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया। उसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। यहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर भी आया, यहाँ पर MI भी आया, राज्य की तरफ से भी यहाँ पर पहले दिन से 4 हेलीकॉप्टरों ने काम करना शुरू किया। उसके कारण से सभी को हम निकाल पाए हैं और अब जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। सारे विभागों के सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आज स्वयं भी हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी हैं श्री सौरभ जी और हमारे विधायक जी, जिले के हमारी पार्टी के लोग, सारे लोग, जिलाध्यक्ष जी समेत सभी प्रतिनिधिगण इस काम में हम सब लोग एकजुट होकर, और मैं तो सभी से कहूँगा कि ये चूँकि ऐसा समय है, सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। और कल से केदारनाथ जी की जो हेली सेवा से दर्शन है वो प्रारंभ हो जाएंगे और हम जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। की आपदा में भी उसका इस्तेमाल किया गया था, तो क्या उस ट्रैक को भी डेवलप करने की कोई पहल की जाएगी सरकार की ओर से? उस मार्ग के बारे में आज अभी हमारी बैठक में पूरी तरह से चर्चा हुई है।
चौमासी से लेकर जो भैरव मंदिर तक जाता है उस मार्ग को डेवलप करने पर। और भी मैंने कहा है कि जो भी वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष हमको इस प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, हर वर्ष भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, तो वैकल्पिक मार्गों पर हम पूरी तरह से जो है उस पर सारे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? क्या IRCTC से बुकिंग होगी, ऑफलाइन आप व्यवस्था रखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए उसकी हम व्यवस्था बनाएंगे कि सारे श्रद्धालु लोगों को जो है आसानी से टिकट भी मिल जाए, और जो हमने कहा है कि राज्य सरकार उसके लिए काम करेगी, तो वो काम भी हम करेंगे पूरी तरह से। कैजुअलिटी कितनी है? देखिए कैजुअलिटी का चूंकि अभी एकदम से कुछ लोग 4-5 लोगों का ऐसा मिसिंग का भी आया है, अभी उनके फ़ोन बज रहे हैं, कुछ लोगों की जो है लोकेशन निकाली जाएगी, उसके बाद ही सर सिलक्यारा में हमने आपको कैंप करते हुए देखा, वहाँ रहते हुए देखा है, और यात्रा का मतलब 20 लाख से अधिक लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। क्या सोनप्रयाग में भी अधिकारी कैंप करके रहेंगे जब तक रास्ता फिट न हो? नहीं, सारे अधिकारी कैंप कर रहे हैं, ऑलरेडी कैंप कर रहे हैं, और मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। और हम लोग लगातार जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती, लगातार इसी प्रकार से हम लोग समीक्षा भी करेंगे, और जहाँ पर काम चलेगा वहाँ काम भी देखेंगे। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के सरकार किस तरह से ठोस कदम उठाने वाली है? नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हम लोग पहले से ही हमारी पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम देहरादून से भी जो है पूरी आपदा की हर होने वाली जो स्थिति है उस पर नज़र रखती है, और उसके बाद आपदा का असर कम हो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सभी का समन्वय हो, सभी लोगों को समय पर सूचना मिले, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाया गया है। और मैं समझता हूँ आप सब लोग देहरादून से आए हैं तो सभी लोग जानते हैं, समय समय पर हम वहाँ जाकर स्वयं सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। सर, यात्रा प्रारूप से चले फिर से, आपकी एक अपील? हाँ, जल्दी से जल्दी, और सब लोगों से हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन होंगे और जल्दी से जल्दी यात्रा सुचारू होगी, बाबा कृपा करेंगे। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद केदार घाटी में फंसे तीर्थ यात्रियों को रेस्क्यू किए जाने का काम छठे दिन भी जारी रहा। रेस्क्यू टीम ने मंगलवार को करीब 150 स्थानीय लोगों को केदारनाथ से भीमबील, NDRF और SDRF की देखरेख में रवाना किया है। साथ ही टीम ने जंगा चक्की से भी 161 लोगों को, NDRF ने ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अधिकारी के अनुसार पिछले गुरुवार को शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब तक 11,775 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब केदारनाथ में अपनी मर्जी से रुकने वाले लगभग 50 तीर्थ यात्रियों के अलावा मंदिर के पुजारी, दुकानदार, घोड़े और पालकी चलाने वाले ही लोग बचे हैं। यूपी में बुलंदशहर के खानपुर में मनचलों का आतंक सरेआम आ गया। स्कूल से लौटते वक्त छात्राओं से मनचलों ने छेड़छाड़ की। अक्सर स्कूल जाते वक्त मनचले छात्राओं का पीछा करते थे। हद तो तब हो गई जब बाइक सवार 2 मनचलों ने सारे बाजार छात्राओं से मारपीट की। नाबालिग छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद पुलिस ने संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अलावा मामला खानपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का है। सर, खानपुर में कल छेड़छाड़ की कोई घटना हुई थी, उसमें क्या कहना है आपका? कल खानपुर में छेड़छाड़ की घटना जो प्रकाश में आई थी, पुलिस ने उसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया है तथा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल दे दिया गया है। से विधिक कार्रवाई। लखनऊ में बीच सड़क पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर महिला ने आग लगा ली। उन्नाव से 1 साल के बेटे के साथ महिला लखनऊ आई थी। आग लगाने के बाद महिला गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराई गई। पति और पारिवारिक जनों पर पीटने और प्रताड़ित करने का महिला ने आरोप लगाया। आपको बता दें कि महिला उन्नाव के ग्राम छत्ता खेड़ा थाना पूर्वा की रहने वाली है। आज थाना गौतमपल्ली एरिया में विक्रमादित्य मार्ग 19 बीडी चौराहे के पास एक महिला जो कि लगभग 30 वर्षीय है, ये थाना पूर्वा जनपद उन्नाव की रहने वाली है। इनके द्वारा आज आत्मदाह का प्रयास किया गया। इनको तत्काल इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल लाया गया है। यहाँ पर इनका इलाज जारी है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद का होना सामने आ रहा है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, उन्होंने वहां की स्थिति का विवरण दिया। वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार बात कर रही है। मुझे लगता है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। वहां इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ है, वो एक गंभीर बात है। वहां अल्पसंख्यक और भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार को इस पर गंभीरता से ताकत लगाकर इसे देखना चाहिए। मंदिरों को तोड़ने जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा शेख हसीना की सरकार मित्रतापूर्ण वाली सरकार थी, अब की सरकार कैसी होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम सब सरकार पर छोड़ रहे हैं कि सरकार शांति की स्थापना की कोशिश करे। हमारे बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। बयान है, उन्होंने वहाँ की स्थिति जो है उसका एक विवरण दिया है और उसमें भी बोला है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार बात कर रही है। मुझे लगता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अभी इस्कॉन मंदिर पे भी हमला हुआ है, तो वो एक गंभीर बात है। तो वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं, और 18,000 जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो सरकार को पहले उसको देखना चाहिए, गंभीरता से उसको पूरी तरह से वहाँ पे हमें ताकत लगा के उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज, मंदिरों को तोड़ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार जो है, नई सरकार, वो जो है हसीना की सरकार तो एक फ्रेंडली सरकार थी, वो सरकार कैसी होगी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और दूसरे बहुत बिल्कुल सही बात है उनकी कि संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हम लोग भी कोई बढ़ चढ़ के उस पर नहीं बोल रहे हैं और हमें सरकार के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि सरकार किसी तरह से वहाँ शांति की स्थापना करने में सहयोग करे और हमारे बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर जेडीयू प्रवक्ता किशी त्यागी ने कहा, बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता आई है, वो खतरनाक लोग हैं। कैसे देखते हैं आप? बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता आई है, वो खतरनाक लोग हैं। सर, इस पे ऑपोजिशन द्वारा भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष के सवाल बेमतलब, बेनतीजा हैं। भारत की जो समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।